हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बादल हियर। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको 5 मिस्टेक्स कौन से नहीं करने हैं नीट पीजी प्रिपरेशन के वक्त। हम लोग जब पीजी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, कौन सा मतलब ऑल्दो हम लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ट्यूशन तो लगा लेते हैं, लाइक इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन कर लेते हैं जैसे डैम्स भाटिया, आजकल मैराथन प्रेपरेटर, लेकिन उसके बावजूद भी वो इनफ नहीं होता है। एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए रहती है और उस प्लानिंग को अडाप्ट करने तक हम लोग बहुत सारी गलतियां कर चुके होते हैं एंड टाइम निकल जाता है। सो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। एंड गाइज, जैसे कि आपको पता है कि अभी नीट बंद होकर नेक्स्ट आने वाला है कुछ सालों में, लाइक 1 to 2 ईयर्स में। मैं सोच रहा हूँ इस चैनल पे और एक न्यू सीरीज शुरू करूंगा जिसमें मैं हैरिसन से कुछ टॉपिक्स पढ़ूंगा और उन्हें शॉर्ट में लाइक विद इन 5 मिनट्स उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ओवरव्यू उस चैप्टर का। ठीक है, सो इससे क्या होगा, जो लोग हैरिसन पढ़ते हैं उनके लिए इजी हो जाएगा कि चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले एक बार देख लिया जाए कि उस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। और जो लोग नहीं पढ़ते हैरिसन, वो कुछ और बुक पढ़ते हैं, सो उन्हें कैसा होगा कि हैरिसन में क्या दिया हुआ एग्जैक्टली वो भी उन्हें पता चल जाएगा बिना हैरिसन पढ़े। ठीक है, सो इस टाइप की वीडियो रहेंगे एंड सिर्फ हैरिसन के लिए नहीं, और भी अदर स्टैंडर्ड बुक्स के लिए भी रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो आने वाला है उसमें मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी कंपेरेटिवली। ठीक है, सो अब पॉइंट पे आते हैं, मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं। गाइस, सबसे पहला मिस्टेक, ग्रैंड टेस्ट देना है और जल्दी से जल्दी देना है। हो सके तो फर्स्ट मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन दे देना है। गाइस, आप लोगों ने पिछले 4 साल में, 4.5 साल में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर पढ़ा है, पास किए हो, तभी यहाँ पर आए हो। ठीक है, सो ग्रैंड टेस्ट से डरना क्यों है? ग्रैंड टेस्ट में वही सब चीजें हैं जो हम लोगों ने अभी 4 साल में पढ़ा है। ठीक है, ऑल दो भूल जाते हैं कुछ चीजें, या फिर नीट का पैटर्न अलग होता है, एमसीक्यू पैटर्न होता है, बट ग्रैंड टेस्ट से डरना नहीं है। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग ग्रैंड टेस्ट देंगे तो उससे ग्रैंड टेस्ट में अच्छा स्कोर आएगा। सो गाइज, ग्रैंड टेस्ट जी हाँ स्कोर इंप्रूव करने के लिए है, लेकिन सिर्फ स्कोर इंप्रूव करने के लिए नहीं है। ग्रैंड टेस्ट के और भी अलग अलग फायदे हैं, जैसे कि सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट आप सीखते हैं। आपको पता होता है कि आपको कौन से सेक्शन में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उसके हिसाब से आप इंप्रूवमेंट करते हैं। सेकेंडली, अगर आप ग्रैंड टेस्ट कंप्यूटर पे देते हैं या फिर आपके लैपटॉप पे देते हैं तो आपको वो इंटरफेस से आप यूजुअल हो जाते हैं, लाइक यूज्ड टू हो जाते हैं। सो उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप रियल में एग्जाम में बैठते हैं, सो आपके लिए वो इजी हो जाता है, वो क्योंकि आपको फैमिलियर इन्वायरमेंट लगता है, क्योंकि आपने साल भर उसी इंटरफेस पे प्रैक्टिस की है। थर्ड थिंग गाइस, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ है फिर भी अगर आप ग्रैंड टेस्ट देते हैं, सपोज आपने अभी तक सर्जरी नहीं पढ़ा है लेकिन आपने अभी ग्रैंड टेस्ट दिया है, वो 3 आवर्स आपने उन क्वेश्चंस पे फोकस किया, उन क्वेश्चन को अच्छे से उसका आंसर सॉल्व करने की कोशिश की, ऑल्दो आपने रिसेंटली सर्जरी नहीं पढ़ा था। ठीक है, सो इससे क्या होता है कि आपकी एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होती है। एंड अनदर थिंग कि जब आप सच्ची में सर्जरी पढ़ोगे, लाइक फॉर द रिविजन पर्पज या फिर फॉर द फर्स्ट टाइम रीड, जब आप सर्जरी पढ़ोगे तो जब वो पॉइंट आएगा जिस पर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा था आपके ग्रैंड टेस्ट में, तो आपका फोकस होगा या फिर आपको समझ में आएगा नहीं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इस पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। एंड अगर आप पहले गलती करते हो और उसके बाद उसका सॉल्यूशन मिलता है, सो वो हमेशा के लिए याद रहता है। मतलब आपको, अगर आप उस टॉपिक को रिवाइज नहीं भी करते हो फिर भी आप वो सेम तरह की मिस्टेक्स नहीं करोगे। ठीक है, सो यार गाइस, ग्रैंड टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि लोगों को सिलेबस को छोटा कैसे करना है ये नहीं समझ में आता है, तो वो भी ग्रैंड टेस्ट में हेल्प हो जाती है। जैसे अगर आप 10 ग्रैंड टेस्ट दोगे तो उसमें से आपको समझ में आएगा कि फिजियोलॉजी में 6 या 7 टॉपिक ऐसे हैं जिन पे हमेशा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ये 6 या 7 टॉपिक आपको मिस नहीं करना है। तो इस तरीके का आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आता है, टाइम मैनेजमेंट समझ में आता है, इंटरफेस आप यूज्ड हो जाते हो, एंड इसके साथ साथ आप अपने मिस्टेक्स सुधारते हो। तो इसलिए ग्रैंड टेस्ट देना है, सिलेबस कंप्लीट हो या मत हो, आपको ग्रैंड टेस्ट देना है। नाउ सेकंड मिस्टेक जो सब लोग करते हैं, सब लोग नहीं लेकिन काफी लोग करते हैं, वो यह है कि अगर आप कोई एक टॉपिक या फिर कोई एक सब्जेक्ट कोई एक पर्टिकुलर बुक से पढ़ते हो, देन उसके बाद में फर्स्ट रीड के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये बुक सफिशिएंट नहीं थी, या फिर ये मुझे समझा नहीं, या फिर इससे मुझे एमसीक्यू में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, सो आप नेक्स्ट रीड के लिए कोई और सोर्स ले लेते हो। तो गाइज, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फर्स्ट रीड में कोई भी सब्जेक्ट पूरा 100% याद नहीं होता है, एंड जब जब आप उस सब्जेक्ट को उसी सेम सोर्स से बार बार पढ़ोगे तो ही आपका स्कोर इंप्रूव होगा। और थर्ड थिंग कि एक ही
एक ही चीज से अगर आप मतलब एक ही बुक से अगर आप हमेशा पढ़ रहे हो तो आपके लर्निंग के साथ आपकी विजुअल मेमोरी भी बनती है। उसकी वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी कुछ चीजें बैठ जाती है। अगर आपको वो चीज याद नहीं भी है फिर भी अगर आप क्वेश्चन देखने के बाद आपका वो विजुअल मेमोरी आपके सामने आ जाती है और आप क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन नहीं भी आता हो लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होकर है तो आपकी गेसिंग पावर भी ज्यादा इंप्रूव होती है। ठीक है, कंपेरेटिवली जैसे कि अगर कहते हैं कि एक लड़का है जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, अगर वो सिर्फ गेस करके 300 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और उसको उसका आप स्कोर देखिएगा आपको 200 के ऊपर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई बंदा है जिसने पढ़ाई की है और उसके बाद उसको ऐसे क्वेश्चन देते हैं जो ऑलरेडी उसने नहीं पढ़े हैं, मतलब उसके नोट्स में वो क्वेश्चंस नहीं थे लेकिन फिर भी बिकॉज उसने पढ़ाई किया तो बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ द नॉलेज, बिकॉज ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो उसकी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अटेम्प्टिंग पावर या फिर गेसिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है एंड ज्यादा करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए सेम नोट से पढ़ना है, नोट्स बार बार चेंज नहीं करने हैं। अब बात करते हैं थर्ड मिस्टेक के बारे में। थर्ड मिस्टेक एक्चुअली तुम्हारी खुद की नहीं होती, वो किसी और की होती है लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके पड़ता है। कैसे होता है? जैसे अगर आपने कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं XYZ इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो नीट पीजी प्रिपरेशन करवाती है। अब आपके फ्रेंड ने सपोज ABC इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है। सो अगर वो इंस्टीट्यूट कोई चीज न्यू चीज लॉन्च करती है, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन उस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च कर दिया है, ठीक है, वो आपके इंस्टीट्यूट वाला अभी तक प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। सो इस जगह इस टाइम पे क्या होता है कि आप लोग आपके फ्रेंड के सामने आपको खुद को ज्यादा पुअर समझते हैं या फिर आपको लगता है कि आपके प्रिपरेशन में कोई चीज कम है। ठीक है, सो गाइज ये चीज नहीं करनी है, दूसरों का करने दो, खुद का खुद करो। आप जो भी चीज ज्वाइन कर रहे हैं, आप जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं उस पर फोकस्ड रहो, वो आपको हमेशा बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, ये कॉन्फिडेंट रखो, उस इंस्टीट्यूट पे भरोसा रखो एंड उसी को एंड तक फॉलो करो। गाइज ट्यूशन के भरोसे कोई फर्स्ट रैंक नहीं लाता है। जो हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि इस बार के टॉप 10 सब इसी इंस्टीट्यूट के थे या फिर समथिंग, सो जी हाँ होता है, वो लोग ने वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है लेकिन वो पर्टिकुलर वो स्टूडेंट की मेहनत थी। ठीक है, अगर आप उस स्टूडेंट को वो इंस्टीट्यूट नहीं कोई और भी देते थे तो वो कोई और इंस्टीट्यूट के थ्रू रैंक ला लिया होता उसने। तो ये चीज आपको समझनी है कि अगर आपने XYZ इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया दैट डज नॉट मीन कि आपका रैंक आ जाएगा, आपको मेहनत भी करनी होती है। सो आप उसी इंस्टीट्यूट से आपका 100% देकर बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। नाउ गाइज और एक चीज, मतलब इट इज काइंड ऑफ अ फोर्थ मिस्टेक जो हम लोग करते हैं। क्या होता है कि अक्टूबर नवंबर में एम्स की एग्जाम होती है, ठीक है, एंड जनवरी में नीट की एग्जाम होती है। सो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि एम्स की एग्जाम में अगर हम लोग क्वालिफाई नहीं होते या फिर हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, सो हम लोग डिस्करेज हो जाते हैं, हम लोगों का पूरा मोटिवेशन लो हो जाता है, या फिर वहीं पर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोगों ने जो साल भर मेहनत की है वो शायद से कुछ गलत थी या फिर हम लोगों ने अपना 100% नहीं दिया, या फिर ये काफी सारी चीजें उस टाइम पे होती है। एंड आपको ये समझना चाहिए कि उस समय नवंबर दिसंबर के वक्त आपके पास सिर्फ आखिरी का 1 महीना बचा होता है नीट की एग्जाम के लिए। एंड उसी समय अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, अगर आप पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है आपका, या फिर आपको अपने नोट्स पे भरोसा नहीं रहता है, सो आप उस 1 महीने में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। और इसलिए डिमोरलाइज नहीं होना है, इसलिए डिस्करेज बिल्कुल नहीं होना है। आप मेहनत करो, नीट में रिजल्ट आएगा ही आएगा। एम्स में अगर गलत खराब आता है तो ऐसा कोई जरूरत नहीं कि नीट में भी खराब आने वाला है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो लोग एम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं लेकिन नीट में नहीं आता है, एंड काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो नीट में अच्छा स्कोर करते हैं एंड एम्स में नहीं आता है। ठीक है, सो इट इज वाइस वर्सा। ओवरऑल डिपेंड करता है कि वो जो एम्स में 200 क्वेश्चन थे या फिर वो जो नीट में 300 क्वेश्चन थे, क्या वो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में से थे, क्या वो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट या फिर आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट में से थे, वो भी डिपेंड करता है। इसलिए गाइस डिमोरलाइज नहीं होना है। एंड सबसे लास्ट मिस्टेक जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो थोड़ा वास्ट है एंड उसको आपको समझने की जरूरत है कि गाइज आपको आपका जो टाइम टेबल रहता है उसे बहुत ज्यादा लेंथी टाइम टेबल नहीं बनाना है। लाइक आप पूरे साल भर की प्लानिंग स्टार्टिंग में मत कीजिए, आपके टारगेट शॉर्ट रखिए, लाइक 2 दिन 3 दिन या फिर 1 हफ्ता, ठीक है, और उसे अचीव करने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक साथ 3 महीने का टाइम टेबल बना लेते हैं, ठीक है, और तो उसे अचीव करने की आपकी जो विल पावर है थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, और उसकी वजह से सिलेबस पेंडिंग, मतलब
बैकलॉग लगते रहता है आपके सिलेबस में, ठीक है, इसलिए वो चीज़ नहीं करनी है। अनदर थिंग, आपको आपका टाइम टेबल रिस्केड्यूल नहीं करना है। रिस्केड्यूल से मतलब है कि जैसे आपने अगर डिसाइड किया है कि अगले मंडे से वेडनेसडे तक मुझे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, सपोज कर लेते हैं आपको ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ना है, ठीक है, लेकिन जब आप मंडे को बैठते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ने के लिए तो आपकी इच्छा नहीं हो रही है वो पढ़ने की। सो आप सोचते लाइक आधा दिन बीत चुका है एंड देन आप सोचते नहीं आज ऑप्थेम नहीं पढ़ता, अभी मैं ईएनटी कर लेता हूँ एंड ऑप्थेम कभी बाद में करूंगा, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी है, थोड़ा ट्राई करना है। देखो यार, पढ़ाई किसी को भी पसंद नहीं है, ठीक है, और ऑप्थेम हो ईएनटी हो, आपको नीट के लिए वो तो पढ़ना ही है, ठीक है। सो प्लीज फोकस कीजिए एंड पढ़िए, क्योंकि वो कोई भी सब्जेक्ट हो वो आपके नीट में एक्स्ट्रा एज देने में हेल्प करने वाला है, इसलिए रीस्केड्यूल ज़्यादा मत कीजिए, ठीक है। और अनदर थिंग कि अगर आप रीस्केड्यूल करते हो और बाय चांस अगर बाद में आपको टाइम नहीं मिलता है तो शायद से वो सब्जेक्ट आपका मिस हो सकता है। वन मोर थिंग मैं आपको बोलना चाहूँगा कि टाइम टेबल बनाते वक्त अगर आप 10 डेज, हर 10 डेज में एक दिन खाली रखिए, ठीक है। वो दिन एक तो रिलैक्स कर सकते हैं या फिर उस दिन आप जो आपका बैकलॉग लगता है उसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ग्रैंड टेस्ट सिर्फ देना एंड स्कोर देखना इज नॉट इनफ। ग्रैंड टेस्ट के जो 300 क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन देखना जरूरी है। आपके दोस्तों के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, लाइक आपका कोई एक फ्रेंड होगा उसके साथ स्केड्यूल कीजिए कि आपको दोनों को मिलकर पर्टिकुलर डे पे ग्रैंड टेस्ट देनी है एंड उसके बाद उसका सॉल्यूशन आप देखिए। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आप बताइए आपके डाउट्स कुछ अगर होंगे पीजी प्रिपरेशन को लेकर, कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।